हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपने पहले लेक्चर में देखा था, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर प्लेलिस्ट में पहला वीडियो देखिए, तब आप सेकंड लेसन पे आइए। ओके, तो चलिए आज का हमारा लेसन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसको जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप इस सबको अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे जो आपकी डेली रूटीन की लाइफ से रिलेटेड हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो क्या मैं कह रही हूँ, पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्या मैंने बोला कि व्हाट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स? तो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते क्या हैं और हम उनके ही बारे में बात करें तो पहले से जल्दी से देख लेते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखिए, इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, मतलब एक सिंगल पर्सन या इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मीन्स व्हाट? कई सारे लोग जो होते हैं वो मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ओके, क्लियर? दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू? तो who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ओके, और दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है इंडिया के, बट आप मान लीजिए। ओके, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में हम समझ रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप बेस नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाकर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। मान लीजिए जैसे कि इंडिया का कोई पर्सन ले लेते हैं, कोहली को ले लेते हैं, आप सबका फेवरेट। ओके, कोहली, MS धोनी, और बताइए, और मान लीजिए आप में से ही किसी एक को ले लेते हैं, मोहन या ऋषभ एंड आरती। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, रिजाइड्स कहाँ पे करते हैं? ये लोग इंडिया में ही रहते हैं। और इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? मतलब ये लोग यहीं पर कमाते हैं, यहीं पर उस पैसे को खर्च करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहीं से अपनी सारी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करते हैं। तो वो पैसा जो है वो कमा भी यहीं पे रहे हैं, है ना, और उसको खर्च भी यहीं पे कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है? इसी कंट्री में है, यानी कि इंडिया में है। अब मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपकी जियो का है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं कई जगह पर है। तो मान लीजिए कि ये जो जियो है इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या यहीं पर है? आप इसे बोल सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए जियो यहाँ पर भी आ जाता है तो इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ भी होगा, है ना। तो क्या इसे टेरिटरी में बोला जाएगा? आप देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सीधी भाषा में समझते हैं। अगर कोई बंदा इंडिया में रह रहा है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, वहाँ पर ही वो रहता है, वहाँ पर ही कमाता है, वहाँ पर ही खर्च करता है, तो वो क्या बोला जाएगा? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। ओके, क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हमारा पहला क्या था पॉइंट, देखते हैं। यही तो पॉइंट था, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर वो व्यक्ति यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट शिप को या किसी एयरक्राफ्ट को ओन कर रहा है, शिप को या एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है। इस ऑपरेट का मीन्स ऑपरेशन से नहीं है, ओके। इस ऑपरेट का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता होगा जो पायलट होते हैं वो एयरक्राफ्ट्स को उड़ाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग करना, उसको मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो उसे क्या बोला जाएगा? वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country। पहले इतनी बात समझते हैं क्या मैं कह रही हूँ। फिशिंग वेसल्स यानी कि जो भी वेसल्स आपके जो ओशन वगैरह होता है उसमें इंडिया की टेरिटरी के पास, यानी कि ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और इसके आसपास क्या हो रहा है?
पानी है, ठीक है, आसपास इसके पानी, और यहाँ पर जो वेसल फ्लोट कर रहे हैं, जो तैर रहे हैं, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई भी दूसरी कंट्री आकर कब्जा कर लेगी। एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, अब ये जो होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए ये इंडिया है आपका, मैं एक नया पेज ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, इंडिया है हमारा, और इस इंडिया के पास यहाँ पर वाटर है, आप सबको पता है यहाँ पर वाटर है ना। अब क्या होता है, इस वाटर के आसपास कई सारे नेचुरल गैस के रिग्स होते हैं। रिग्स मीन्स यहाँ पे कई सारे नेचुरल गैस के स्रोत होते हैं जहाँ पर आपको नेचुरल गैस और तेल वगैरह मिलता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो क्या बोला जाएगा, ये भी हमारी टेरिटरी के अंदर आएंगे, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये आते हैं। क्लियर, दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आती हैं। एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, एम्बेसीज, मान लीजिए, अच्छा आपको पता होगा, अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, एम्बेसीज़ काफ़ी न्यूज़ में रही। तो एम्बेसीज़ होती क्या है, मान लीजिए ये इंडिया में एक एम्बेसी है, इंडिया में यूएसए की कोई एक एम्बेसी है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब तो हम लोग काफ़ी सारी इंग्लिश मतलब काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग इंग्लिश को समझ लेते हैं। मान लीजिए चीन की एम्बेसी यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन चाइनीज़ भाषा भर कोई नहीं समझता है। मान लो कि कोई चाइनीज़ पर्सन इंडिया में आता है और उससे कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, तो उनकी प्रॉब्लम को कौन सुनेगा, या हमें चाइना जाना है, या हमें कुछ भी चीज़ चाइना से रिलेटेड पता करनी है, या वहाँ पर कुछ हमें बिज़नेस वगैरह करना है, तो हम उस कहाँ पर जाके, अपने देश में कहाँ पर जाके उसका हम वहाँ से पता करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एम्बेसी बनाई जाती है। एक मतलब एक पूरा ऑफिस होता है, उसे एम्बेसीज बोलते हैं। वहाँ पर आप जो चीनी भाषा है या कोई और भी भाषा ले लीजिए, पोर्तुगल है, स्पेनिश है ना, फ्रेंच है, तो हर एक देश की हर एक लैंग्वेज की, हर एक देश के हिसाब से क्या होती है, एक एम्बेसी हर एक कंट्री में होती है। मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया की एम्बेसी होगी। तो अब आप बताइए, अब इंडिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई इंडियन पर्सन है और उसे कोई प्रॉब्लम होती है, या उसे कोई भी मतलब ऐसा होता है ना, अपना ड्यूरेशन बढ़वाना पड़ता है। जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए आपको एक टाइम लिमिट चाहिए होती है, ठीक है। तो उस टाइम लिमिट के लिए आपने सुना होगा कि आप उस कंट्री में गए, आपने अपना वो टाइम लिमिट नहीं बढ़वाया और आप वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, है ना। तो ऐसा काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, तो उसे रिन्यू कराना पड़ता है उस लाइसेंस को। चलिए वो बात छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी अगर ऑस्ट्रेलिया में है, ऑफिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो ये ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी में आएगा, नहीं ये इंडिया की टेरिटरी में आएगा। मान लीजिए यूएसए है, यूएसए में कोई इंडिया की एम्बेसी है या कॉन्सुलेट्स है, तो वो क्या होगी, वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, तो क्या मैम अगर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी इंडिया में है तो क्या वो भी किसके अधिकार में आएगी, कि वो भी ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आएगी, उसकी टेरिटरी में आएगी? यस बिल्कुल, जो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी इंडिया में है, या चाइना की एम्बेसी है, या यूएसए की एम्बेसी है, तो ये सारी की सारी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ना आकर ये उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका, और आपको ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होती, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें अभी कुछ लाइन रह गई थी। इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, वही मतलब है ना, ये तो हो गया था, ये वाला था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कहीं पे मिलिट्री का कैंप लगा लेते, सेम एज एम्बेसी। मान लीजिए कि इंडिया के मिलिट्री कैंप है, ओके, तो एक मिलिट्री कैंप इंडिया का जाता है ऑस्ट्रेलिया, इसको मैं इस कलर से करती हूँ, ओके। मान लीजिए कि इंडिया का एक मिलिट्री कैंप, आपने देखा हो कई सारे मिलिट्री कैंप कहीं कहीं पर लगते हैं, वहाँ पे फिर प्रैक्टिसेस की जाती हैं, है ना, तो कई सारी लड़ाइयों की प्रैक्टिस की जाती है। तो मान लीजिए इंडिया का ये एक मिलिट्री
ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे है, या मतलब पूरा मिलिट्री कैंप है, सॉरी ऑपरेशन नहीं, मिलिट्री कैंप एक यहाँ पे आया है और वो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे बैटल लड़ना है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों की मिलिट्री मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं, कोई काम को सीख रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। तो क्या ये जो कैंप है इसमें जो इंडियंस जो मिलिट्री के लोग हैं, ठीक है, जो फौजी लोग हैं, तो क्या ये पूरा एरिया भी हमारा डोमेस्टिक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा या ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? अगर इसमें कुछ बात होती है तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में आएगी, इंडिया के में आएगी या ऑस्ट्रेलिया के में आएगी, आप बताइए। ये दोस्तों इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से मिलिट्री कैंप ऑस्ट्रेलिया के जो फौजी हैं या ऑस्ट्रेलिया के जो कमांडोज़ हैं उनका मिलिट्री कैंप इंडिया में आता है, मान लीजिए यहाँ पर आया, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के सेम एज इंडिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही अधिकार क्षेत्र में जाएगा। यानी कि इसको ये किसकी टेरिटरी में माना जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी में माना जाएगा। सेम एज एम्बेसी, सेम एज कॉन्सुलेट, सेम एज मिलिट्री कैंप्स। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया मेरा पेज। यस, हो गया पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। चलिए पॉलिटिकल फ्रंटियर्स की बात करते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को अगर और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल डीप में बताया जा रहा है, जिससे कि आप इसे पढ़ के भूलना भी चाहेंगे ना तो भी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, मान लीजिए, एकदम एग्जैक्ट नहीं है बट मान लीजिए, ठीक है। तो इस इंडिया में क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या, जितना भी आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये इसके आसपास जो जितना भी इंडिया के इधर उधर का है, तो ये सारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोले जाएंगे आपके। इसके जो क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितना भी एरिया कवर होगा ना, वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। क्लियर हो गया ना एकदम? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में या हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। देखिए ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी कि कैंप्स जो है, क्या लिखा है, फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री के हमारे देश में, तो वो हमारी टेरिटरी में काउंट नहीं किए जाएंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये सुना होगा आपने, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कुछ मतलब मान लीजिए इसके कुछ कैंप लगते हैं या कुछ भी होता है मान लीजिए, तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो उनके ही अधिकार क्षेत्र में आएगा। क्या लिखा है, इट डजंट इंक्लूड, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट का आप मैटर समझ ही गए हैं। तो हमने क्या समझा था, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो पर्टिकुलर या एक पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है एक कंट्री में, जो उस कंट्री में रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ये हमने समझ लिया था। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहे जाएंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में, क्या सबको नॉर्मल रेजिडेंट कह देंगे? नहीं, तो उसका भी एक पूरा का पूरा डिटेल है कि कौन से नहीं काउंट होंगी। तो ये तो समझ में आ गया। आप देखते हैं कौन कौन पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। फॉरेन टूरिस्ट, अब बताइए कोई भी फॉरेन टूरिस्ट है, वो घूमने आया, आपने देखा होगा राजस्थान में, जयपुर में बहुत ज़्यादा अच्छा टूरिज्म है, बहुत ही बढ़िया सिटी है घूमने के लिए। कभी मौका मिले आपको तो ज़रूर जाइएगा। कई सारे फॉरेन आते हैं, ताजमहल देखने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ पर आते हैं, वहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के कहे जाएंगे? मान लीजिए वो आए और घूम के चले नहीं गए, बट क्या होता है वो वहीं पे कुछ दिन रुकते हैं, तो क्या वो वहीं पे रहने वाले हैं? ना वो वहाँ पे रहने वाले हैं पर्टिकुलरली, ना उनका बिजनेस, ना उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ना उनकी फैमिली वहाँ पर है, तो वो लोग हमारी नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर हो गया? जो पर्सन वहाँ पे घूमने आता है अपने देश में, फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर है, वो कभी भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। एम्बेसीज़ मैंने बताया। अब एम्बेसी क्या कोई कमरा बना के आप ये थोड़ी ना कह दोगे एम्बेसी है, वहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिस होगा, ऑफिस में वहाँ पे कुछ लोग भी रखे जाएंगे, ठीक है, कुछ स्टाफ भी रखा जाएगा, तो वो भी स्टाफ फॉरेन का ही होगा, मतलब उस देश का ही होगा जिस देश की वो एम्बेसी होगी, ठीक है। तो वो फॉरेन स्टाफ भी
और जो डिप्लोमेट्स हैं या जो मेंबर हैं वो भी कभी भी आपके नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आर्म्ड फोर्स का मैंने बताया, दूसरे देश की मतलब आर्मी या फोर्स जो है वो आपके देश में आकर अगर रह रही है, कैंपिंग कर रही है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कही जाएगी। कैसे कही जाएगी भाई? वो क्या वहाँ पे आके वहाँ पे अपनी दुकान थोड़ी ना खोल लेगा, या वहाँ पे अपना कुछ पूरा बिजनेस थोड़ी ना खड़ा कर लेगा, या पूरी फैमिली को लेके आएगा। भाई घूमने आया है, कुछ दिन आया है, रहेगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, देखेगा भाई क्या है, और फिर अपने चला जाएगा, है ना। तो वो नहीं बोला जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, तो ये भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, आपने देखा होगा जो विदेशों से वेजल आते हैं, आपने जो क्या बोलते हैं उसको, ओशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा नेवी के जो काफ़ी सारे जवान होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि उस जहाज़ पे कभी कभी दूसरे देश से कोई जहाज़ आया, ठीक है, हमारे यहाँ पर उतरा, तो उसके जो क्रू मेंबर्स होंगे वो भी फॉरेन होंगे, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स या जो बिज़नेस करने के लिए लोग आते हैं विदेशों से, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, तो वो भी क्या होंगे, अपने नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। या सीजनल वर्कर्स, मान लीजिए कुछ वर्कर्स काम करने के लिए आ गए, आपको पता होगा यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, तो फैक्ट्री में कई लोग दूसरे देशों से आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है अपने देश से ही काफ़ी सारे लोग कभी कभी जो काफ़ी गरीब हैं या जिनका जुगाड़ है या कुछ भी कह लो आप, वो विदेशों में काफ़ी काम करने जाते हैं। जैसे काफ़ी हाईटेक इंजीनियर्स होते हैं, वो भी बाहर काम करते हैं। USA में काफ़ी सारे इंडियंस पहुंच चुके हैं, है ना। तो ऐसा बोला है मैंने कि अगर वहाँ से कोई ऐसा पर्सन आता है, कुछ वर्कर्स आते हैं, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहे जाएंगे जब तक उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में लाई नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं, और भी कुछ है। यस, बॉर्डर वर्कर्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। बॉर्डर वर्कर्स आपको पता होगा। अब आप बताइए, अब मुझे आप बताइए कि इंडिया है, दूसरा पेज ले लेती हूँ क्या, चलिए ये देखिए, ये है हमारा इंडिया। डन। आपको पता होगा कि इंडिया से यहाँ पर लगता है साइड में म्यांमार, पता है ना? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। और इस साइड लगता है आपका भूटान। क्या लगता है? भूटान। ऊपर चाइना है, ठीक है, भूटान, ये है म्यांमार, ये है हमारा इंडिया। देखिए कुछ ये पर्सन है, ये मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है, ये क्या करते हैं, ये बॉर्डर पे काम करते हैं। ये भूटान और इंडिया का बॉर्डर है, ये म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये साफ़ सफाई करते हैं, स्वीपिंग वगैरह करते हैं। मान लीजिए ये कुछ दिन यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे सो जाते हैं, कुछ दिन अगर भूटान के पास काम करते हैं बॉर्डर एरिया में तो यहाँ पर सो जाते हैं। तो क्या आप इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है भाई। मैंने क्या बोला, जो रिसाइड करे इंडिया में, जो रिसाइड करे और जिसका जो इंडिया में पर्टिकुलरली रिसाइड कर रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, क्लियर टू यू? तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, पूरा एकदम नोट्स की तरह लिखा हुआ है। PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ये पार्ट A होगा, इसके बाद क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो पार्ट B बनाया जाएगा, उसमें ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए व्हाट इज़ फैक्टर इनकम, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकते हैं, या व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। तो आप इन दोनों को ही पढ़ लीजिए, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। चलिए देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, एक मिनट मैं आपको ये बेसिक बात बताती हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए जो इकोनॉमिक्स होती है उसकी लैंग्वेज आपको बहुत टफ लगती है ना। फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ओ माय गॉड,
ओ माई गॉड, व्हाट इज़ दिस, समझ में ही नहीं आता। एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है। मुझे पता है प्रॉब्लम होती है, बट कब प्रॉब्लम नहीं होगी, कब आप ऐसा नहीं करेंगे, जब आप उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। जो चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं उनसे आप उन सब चीज़ों को अटैच कीजिए। आपको पता नहीं होगा, जब आप पढ़ लेंगे यहाँ से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, तब आपको पता चलेगा कि अरे जो आप डेली लाइफ में करते हैं, जितनी भी चीज़ें करते हैं, XYZ, कहीं से कुछ परचेजिंग करते हैं, कहीं पर कुछ सेलिंग करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो सारा का सारा एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स वो चीज़ है जिस पर ये पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं, जो बोलते हैं, आप सुनते हैं GDP बढ़ गई, कभी GDP गिर गई, बहुत देश की हालत ख़राब हो गई है, तो ये सब इकोनॉमिक्स टर्म है। आप समझ लीजिए, एक इकोनॉमी देश की होती है, वो एक देश को पूरा स्ट्रॉन्ग रखती है और उस देश को क्या करती है, बना के रखती है। ठीक है, जिसकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, सुनते हैं ना आप, जिस देश की इकोनॉमी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो देश भी उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है ना? तो आप भी पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो एरिया है वो काफ़ी वाइड है, और अगर आपने इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ लिया ना दोस्तों, तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही ईजी है। और सबसे ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट अगर कोई है ना तो वो इकोनॉमिक्स ही है। मैं आपको सच बता रही हूँ। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलिए पढ़ाई तो होती रहेगी हमारी, वो तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 30-32 लेक्चर लगेंगे और पूरा का पूरा हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी करा दिए जाएंगे, नोट्स आपको PDF में मिल ही रहे हैं, आराम से डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में, टैबलेट में, एज़ यू वांट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊँ, इकोनॉमी का फ़ायदा बताऊँ पढ़ने का। आप बचते हैं ना पढ़ने से, मुझे सब मालूम है। देखिए, एक टाइम ऐसा आया 1991 का, जब क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आया अपने देश में, इकोनॉमिक क्राइसिस आया। ठीक है, आपको पता होगा, आपके चैप्टर में भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में 1991 रिफॉर्म्स करके। तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, हमारी क्या लगभग ऑलमोस्ट सभी देशों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो मैं आपको डिटेल में तब बताऊंगी जब वो चैप्टर आएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए, नॉर्मल में बता देती हूँ बेनिफिट क्या इकोनॉमिक्स का। तो हमारे देश के जो PM थे, ex-PM, कौन थे बताएगा कोई? पता भी है कुछ? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यही तो नाम था ना, याद आया कुछ? तो ये वो पर्सन थे जिन्होंने, और एक और थे, पूरी कमेटी थी। तो उस टाइम इन्होंने, इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी का इनसे अच्छा जानकार नेता नहीं है, ये फैक्ट है, आप मान लीजिए। BJP में भी हैं कुछ लोग, ठीक है, ये पॉलिटिकल होने की कोई बात नहीं, मैं आपको एक बता रही हूँ। तो ये इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे, इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने पूरी इकोनॉमी को जो बिल्कुल ध्वस्त हो रही थी उसे इतना संभाला, नहीं सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि कुछ ही टाइम में ये टॉप 10 होते हैं ना, टॉप 10 कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ होती है, उनमें लेके चले गए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ सकते हैं, ग्रेट समझ सकते हैं, दैट यू आर रीडिंग दी मोस्ट अमेजिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ओके, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। वो हमारा ये रह ही गया, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। चलिए इसको आज फिनिश करते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तब हम दूसरे पार्ट में इसको कवर कर लेंगे आगे की टॉपिक्स को। फैक्टर इनकम क्या होती है? मैंने आपको बताया था देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे मैंने आपको। आप मुझे बताइए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, इनको जो पैसा मिलता है, इनकी जो इनकम होती है, वही फैक्टर इनकम होती है। क्लियर? मैंने आपको बताया था इनको क्या मिलता है, लैंड के बदले में क्या मिलता है, लैंड के बदले में मिलता है आपको रेंट, लेबर के बदले में मिलता है, मतलब लेबर को क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी, और कैपिटल में क्या मिलता है आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, इंटरप्राइज में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, इसमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो इनको जो पैसा ये मिल रहा है साइड वाला, दिस इज़ नोन एज फैक्टर इनकम। वहीं ट्रांसफ़र इनकम क्या बोलते हैं? इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोडक्टिव सर्विसेज। इसमें आपको कुछ भी सर्विस नहीं देनी होती है, इन रिटर्न आपको पैसा ऐसे ही मिलता है। अब आप कहेंगे ओहो ऐसे पैसा कैसे मिल जाएगा? अगर ऐसे ही पैसा मिलता होता तो भाई मज़े हो जाते, मौज हो जाती, है ना। ऐसा नहीं होता। देखिए जब क्राइसिस आते हैं देश में, जैसे कि अभी कोरोना क्राइसिस आया, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पैसे अलॉट किए, है ना। तो काफ़ी सारा उन्होंने बजट में भी इंक्रीज़ किया, काफ़ी सारे उन्होंने पैसे हम लोगों को प्रोवाइड कराए कि हम लोगों को फ्री में राशन दिया, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकाली अच्छी अच्छी, है ना। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो इनकम क्या कहलाएगी? ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सबसे पहले इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, नहीं तो आप लोग मचाने लगेंगे शोर, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? देखो मैंने बताया रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम। क्लियर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है वो कहलाती है फैक्टर इनकम, और जो प्रोडक्टिव विदाउट प्रोडक्टिव सर्विसेज के हमें मिलती है वो कहलाती है ट्रांसफ़र इनकम। हमने कुछ सेवाएं नहीं दी क्या? हमने गवर्नमेंट को कुछ दिया था, कुछ ऐसा हमने किया था उनके लिए जिससे गवर्नमेंट हमको ये सारी मनी उन्होंने प्रोवाइड कराई, नहीं किया था, है ना। तो हमको विदाउट प्रोडक्टिव सर्विसेज के इन रिटर्न में हमको इनकम रिसीव्ड होती है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र। ओहो उड़ा जा रहा है ये तो, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र इनकम। क्लियर? आगे देखते हैं। इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये आप अभी पढ़ लीजिए, जब मैं आपको आगे नेशनल इनकम पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल आप इसे समझिए कि इसमें नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, जो नेशन की इनकम होती है और जो डोमेस्टिक लेवल पे इनकम होती है, वो दोनों इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ये डिफरेंस मैं आगे बताऊँगी, अभी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रांसफ़र इनकम में? इट नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन दी डोमेस्टिक इनकम। ये दोनों में काउंट होता है, ठीक है, दोनों में काउंट होता है, और ये किसी में भी काउंट नहीं होता है, ना नेशनल इनकम इसमें इंक्लूड है ना डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड है। इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, ऑब्वियस सी बात है। इसमें इनको देखो लैंड के बदले लेबर, है ना, लैंड, लेबर और क्या था, कैपिटल एंड क्या मिलता है? वेजेस, सैलरी मिलती हैं, है ना, और प्रॉफिट, इंटरेस्ट। तो ये क्या है? एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, पैसा आ रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, अर्निंग हो रही है, तो दिस इज़ द अर्निंग कॉन्सेप्ट। सिंपल है। इट इज़ रिसीप्ट कॉन्सेप्ट, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस हम बैठे रहे, हमें पैसा मिल गया, ठीक है। तो ये कौन प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराते हैं हमारी गवर्नमेंट, जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, एंड दिस इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, और ये क्या मिलती है? ये हाउस होल्ड्स को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आगे तो एग्जाम्पल है। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन कौन देता है बताइए? स्कॉलरशिप हमको गवर्नमेंट देती है, ओल्ड एज पेंशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी, ओहो यहाँ पे काफ़ी गंदा हो गया, मैं आपको PDF अच्छे से प्रोवाइड करा दूँगी जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र इनकम हो जाएगी। फिर से समझ लेते हैं। फैक्टर इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। भूल जाते हो, भूलना नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। फिर से बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। ये लोग जो रिसीव करते हैं, ये क्या रिसीव करते हैं? रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दिस इज नोन एज फैक्टर इनकम। दिस इज नोन एज फैक्टर इनकम। और ये क्या होता है? ये हमें विदाउट किसी प्रोडक्टिव सर्विस के हमको रिसीव होता है। इसमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं, और दोनों इंक्लूड होते हैं, और इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं होता है। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारी कमाई होती है। इट इज़ अ रिसीप्ट कॉन्सेप्ट, इसमें हम बस ले लेते हैं, है ना, ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज़ अ रिसीप्ट कॉन्सेप्ट, और इसमें इट इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बता दिया, सिंपल। इट इज़ रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब आगे ये टॉपिक आएगा, आजा, ये आ गया इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इसको मैं बताऊंगी सेकंड चैप्टर में, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगी, और अभी बता दूंगी तो आप सारा का सारा पढ़ा हुआ भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे अपडेट मिलती रहे फॉर द वीडियोज़ के लिए, है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।